बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला लेक्चर है सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। वो तमाम बच्चे जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें बीएस के बच्चे भी शामिल हैं, इसी तरह आईकॉम या आईसीएस वगैरह के बच्चे शामिल हैं। उन सब के लिए ये लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक और इंफॉर्मेटिव है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट की इब्तिदा किस तरह से हुई है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सब्जेक्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और एक आम इंसान के लिए इस सब्जेक्ट के मीनिंग्स क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको ये लेक्चर देखना है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 1654 में एक गैम्बलिंग डिस्प्यूट हुआ। गैम्बलिंग आपने ये अक्सर फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा कि एक गोल सा पहिया होता है जिसको घुमाया जाता है, उसके ऊपर एक बॉल या कोई कॉइन फ्लिप करते हैं। जब वो चक्का रुक जाता है तो जिस नंबर पे वो रुका होता है वो बंदा विनर होता है। इसी तरह की गेम्स बनाई जाती थी जर्मन में, फ्रांस में। तो उन्होंने एक नई गेम बनाने की कोशिश की कि देखें जी कि हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस नई गेम बनाने के साथ उनको अपने चांसेस ऑफ विनिंग उनके बारे में अंदाजा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने फिर मैथमेटिशियन जो हैं फ्रांस के, फ्रेंच मैथमेटिशियंस ब्लेस पास्कल और पेरी डी फॉर्मेट को बुलाया कि उसके लिए वो क्या कर सकें, उनके लिए वो मसला हल कर दें और उनके लिए सारा फ्रेमवर्क तैयार करके दे। वहां से फिर इब्तिदा होती है प्रोबेबिलिटी की और स्टैटिस्टिक की। इसी तरह 1662 के अंदर जॉन ग्रॉड और विलियम पैटी ने ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स के हवाले से एक सेंसस मेथड जिसको लाइफ टेबल कहा जाता है वो डेवलप किए। ये लाइफ टेबल आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं वो इन लाइफ टेबल्स को अपनी कंपनीज के मुताबिक डेवलप करती हैं। तो ये सबसे पहले जो है 1662 के अंदर जॉन ग्रेट और विलियम पैटी ने डेवलप कराए थे। जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्टैटिस्टिक की, ये शुरू होती है मिड 17th सेंचुरी से, जो कि 1749 जर्मनी के अंदर से ये स्टार्ट हुआ। वहां पर एक स्टैटिशियन थे जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने ये इब्तिदा की थी। सबसे पहले ये देखिए जो लफ्ज स्टैटिस्टिक हमारे पास आया है इसका ओरिजिन क्या है, और ये ओरिजिन के जो लफ्ज हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएंगे। तो उनमें सबसे पहला लफ्ज लैटिन वर्ड है स्टैटिस्टिकम कोलिगम, जिसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लफ्ज आता है स्टेटस जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इसी तरह इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा जिसका मतलब है स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन। इस तरह जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, इसको सबसे पहले गॉटफ्रेड, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, 1749 में इसने इस्तेमाल किया। फिर इसी की जो इंग्लिश हमारे पास है वो स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। ये जर्मनी में स्टैटिस्टिक्स एंड पे के आ रहा है, तो बाद में यही वर्ड जो है वो स्टैटिस्टिक इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होकर आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर जितने भी मीनिंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सारे मीनिंग जो सियासत के हिसाब से हैं। किसी का मतलब सियासतदान है, किसी का मतलब सियासत है, किसी का मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स है। उसकी वजह यह है कि शुरू के अंदर जब स्टैटिस्टिक्स जो है इसको इस्तेमाल किया जाने लगा तो इसका मकसद सियासी मकासद थे। गॉटफ्रेड जर्मन फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट और स्टैटिशियन थे, और इसको इन्वेंटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, और इसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, का टाइटल भी दिया जाता है। उसने
डाटा एनालिसिस किया था स्टेट यानी सियासत के बारे में, जो रियासत है उसके मुतालिक डाटा जो लिया था उसको स्टडी किया था, और फिर इसने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये साइंस ऑफ स्टेट है, यानी रियासत की साइंस है। यानी वो डाटा जो रियासत के मुतालिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रियासत के अखराजात, रियासत की इनकम, अफराद की तादाद, ये सारी चीज़ें स्टडी उसने की थी। तो उसी की मुनासबत से उसने ये नाम जो है सजेस्ट कर लिया था इस सब्जेक्ट का। अब 18th सेंचुरी में जब हम आते हैं तो 18th सेंचुरी में द टर्म स्टैटिस्टिक्स designated the systematic collection of demographic and economic data by state। systematic यानी खास तरतीब से डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफी क्या चीज है? ये एक पुराना ग्रीक वर्ड है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, लोग, और ग्राफो जिसका मतलब है राइटिंग या डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट, यानी ऐसा डाटा जो लोगों के बारे में इकट्ठा किया जाए उसको हम डेमोग्राफिक डाटा कहते हैं। तो 18वीं सेंचुरी में ये स्टैट का इस्तेमाल लोगों के मुतालिक डाटा इकट्ठा करने के लिए किया जाने लगा, यानी ऐसी स्टडीज की जाने लगी जिसका ताल्लुक ह्यूमन बीइंग्स के साथ था। इसी मुनासबत से, और ह्यूमन बीइंग का ताल्लुक जो है रियासत के साथ होता है, तो इसी मुनासबत से ये लफ्ज स्टैटिस्टिक जो है पॉलिटिक्स या सियासत के मीनिंग्स में हमारे सामने उभर कर आता है 18वीं सेंचुरी में। अब आजकल जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसको एक कितने मीनिंग्स हैं और कितने मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज 3 डिफरेंट मीनिंग, 3 मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं इसके। पहला सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस में ये आपके सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। दूसरा प्लूरल सेंस, जमा की सेंस में, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कोई भी कलेक्शन हो फैक्ट्स एंड फिगर्स की उनको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। जैसे मैच के स्टैटिस्टिक्स यानी मैच के अदादोशुमार, अदादोशुमार को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और तीसरा जो है इसका वो टेक्निकल सेंस है, ये एक टेक्निकल टर्म आएगी अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे जिसको स्टैटिस्टिक कहते हैं, इसके आगे एस नहीं है। अब अगर ये एक से ज्यादा हो जाए तो इनको स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाता है, यानी एक को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जो सैंपल से कैलकुलेट होती है, अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये एक से ज्यादा होंगी तो हम इनको कोलेक्टिवली स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं, ये टेक्निकल मीनिंग्स हैं। तो 3 तरह से ये लफ्ज हमारा इस्तेमाल होता है। सिंगुलर में ये सब्जेक्ट का नाम है, प्लूरल सेंस के अंदर ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स है, यानी अदादोशुमार का कोई भी मजमुआ स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और टेक्निकल सेंस में स्टैटिस्टिक की जमा के तौर पे भी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल किया जाता है। अब गॉटफ्रेड ने क्या डेफिनेशन की है स्टैट की, वो यूं है, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डाटा बाय द स्टेट। उसने कहा कि स्टैटिस्टिक एक ऐसी साइंस है जो रियासत के मुतालिक डाटा इकट्ठा करती है और उसके बारे में जो है सारे अदादोशुमार का मजमुआ हासिल करती है। Defining statistics as data concerning the state is obvious as it was the early stage of subject and all they know to use data for some political purpose। क्योंकि बहुत शुरू का दौर है और ये स्टार्ट मैंने आपको बताया हुआ था सियासत के तौर पर और रियासत के डाटा इस्तेमाल करने पर, यानी हमारी जो सल्तनत है उसके अंदर कितने लोग हैं, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, हमारी जो सल्तनत है उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं, सारा मकसद जो होता था डाटा इकट्ठा करने का पहले ये सारी चीजें जांचना होता था। तो इसलिए गॉटफ्रेड ने भी इसकी डेफिनेशन रियासत और सियासत के डाटा के हवाले से ही की है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है आर ए फिशर की डेफिनेशन, और आर ए फिशर जो है ये तकरीबन आधे से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स जो है आर ए फिशर की वजह से हमारे पास मौजूद है। उसने क्या डेफिनेशन दी है, वो कहता है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियली अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स
and may be regarded as mathematics applied to observational data. उसने कहा कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी वो मैथ जो रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई किया जाता हो, ये उसकी एक ब्रांच है और ख़ास तौर पे जो डाटा हम ऑब्जर्व करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, ये मैथ की ब्रांच उस डाटा को परखने के लिए, समझने के लिए और उसकी मदद से डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो ब्रांच है ये क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक। तमाम स्टैटिस्टिशियंस में जो आर फिशर की डेफिनेशन है ये सबसे बेहतर और एग्जैक्ट मानी जाती है। ये तो हमने डेफिनेशन देखी जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस ने दी। अब हम देखते हैं इसकी सादा सी डेफिनेशन क्या है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स: in this we deal with collection of data, organization of data, finding summary values and making conclusions about the data. इसमें हम क्या काम करते हैं जी? Above definition reveals that in statistics we collect data, हम डाटा इकट्ठा करते हैं, we arrange and organize the data, हम डाटा को तरतीब देते हैं, we find some measures, हम इनमें से कोई न्यूमेरिकल मेजर्स निकालते हैं जैसे टोटल्स या एवरेज वगैरह, और फाइनली we draw conclusion about the data. तो ये चार मेजर काम किए जाते हैं: डाटा इकट्ठा करना, डाटा को तरतीब लगाना, डाटा में से हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करना और फिर उन कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यूज को इस्तेमाल करना अपना कंक्लूजन लेने के लिए। अब एक आम या कॉमन आदमी जो है जिसको कोई नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, उसको अगर बताना हो कि स्टैटिस्टिक क्या होती है तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं: स्टैटिस्टिक इज अ टूल which is used to present a complex data or information in simplest possible way. स्टैट एक ऐसा टूल है जो कम्प्लेक्स और पेचीदा डाटे को एक बिल्कुल सादा शक्ल के अंदर प्रेजेंट करने का काम करती है। Such representation is very simple to understand that there is no need to have any statistical knowledge to understand the situation. इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि इसको समझने के लिए आपको किसी स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप डाटा को देखते ही फौरन सिचुएशन को समझ सकते हैं। इसकी सबसे अहम और सबसे बड़ी मिसाल क्या है? लाइव टेलीकास्ट ऑफ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच आप लोग सब देखते हैं और जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो रही होती हैं? समरीज दे रहा होता है, आपको ग्राफ दे रहा होता है, स्कोर की प्रोजेक्शन दे रहा होता है, रन रेट आपको बता रहा होता है, बैटिंग कार्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, बॉलिंग कार्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट, ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं। और हर बंदा चाहे वो स्टैट के बारे में जानता है नहीं जानता, बड़ी आसानी से वो समझ जाता है कि क्या सिचुएशन इस टाइम मैच के अंदर जो है वो चल रही है। हम लोगों ने बहुत दफा ये वाले ग्राफ टीवी पर देखे होंगे, इस तरह का ग्राफ या इस तरह का ग्राफ या इस तरह का ग्राफ, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आम हमारे सामने आ रहे होते हैं, हमने इनको बहुत दफा देखा है और ये सारे किसकी मदद से बने हैं? ये हमारे स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट की बुनियाद को यूज करते हुए हमने बनाए हैं। इसी तरह इस तरह के ग्राफ आपने समरीज देखी होंगी, इस तरह की समरीज, ये आपके पास बैटिंग कार्ड वगैरह, ये किसी भी प्लेयर की जो है कार्ड वगैरह, ये भी आपके पास आ रहा होता है। तो ये भी हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी का है, समरीज को देख के हम समझ जाते हैं। यहाँ पे देखें जो एवरेज वगैरह कैलकुलेट हुई है इसको देख के समझ जाते हैं। यहाँ पे जो बॉलिंग कराई गई है उसका सारा सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। तो एक आम बंदा बड़ी आसानी से सारे डाटा के बारे में समझ आता है। अगर उसने सारा मैच नहीं भी देखा तो ये जो समरी उसको प्रोवाइड की जाती है उससे बड़ी आसानी से वो सारी सिचुएशंस को समझ सकता है। तो ये एक आम आदमी के लिए स्टैट का काम है। अब देखते हैं जी ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली है मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स।
इसके अंदर क्या होता है, ये डेवलपमेंट की ब्रांच है। इसके अंदर नए फार्मूले, नए डिजाइन, नई सैम्पलिंग की चीजें, नए फार्मूले वगैरह इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दूसरा आ गया स्टैटिस्टिकल मेथड। इसके अंदर डाटा को कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज करने और डाटा के बारे में इंटरप्रिटेशन या डाटा की वजाहत वगैरह की जाती है। फिर आ जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ये क्या है जी, डाटा की क्लासिफिकेशन, उसको डायग्राम, ग्राफ वगैरह के अंदर रिप्रेजेंट करने की जो ब्रांच है उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक वो ब्रांच है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में सैंपल की मदद से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हमने यानी जो डाटा इकट्ठा किया है उसको परखने के बाद पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई फैसला जब हम लेते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इन्फर का मतलब होता है टू गिव ओपिनियन, तो ये ओपिनियन देने की ब्रांच है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट मेनली कवर पॉपुलेशन सेंसस, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल या बायोस्टैटिस्टिक्स। यानी इस ब्रांच में हम जो स्टैटिस्टिक के फार्मूले हैं इनको रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके उनकी मदद से हम अपने डिसीजंस वगैरह बनाते हैं। The above classification are based upon the area of concern in subject matter. Usually, many authors would like to divide statistics as a subject into two major division. ऊपर हमने जो ब्रांचेस बयान की हैं वो वास्ट लेवल की ब्रांचेस है, लेकिन मेजरली हम दो बड़ी ब्रांचेस डिस्क्राइब करते हैं। एक डिस्क्राइब की जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। यही दो मेजर ब्रांचेस हैं जो कवर कर लेती है स्टैटिस्टिक्स के तमाम जो हैं एक्सपेक्ट्स को। दीज टू मेजर डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट फोर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो दो ब्रांचेस है इसके अंदर चार मेजर काम जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के किए जाते हैं। वो क्या क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। नंबर एक, कलेक्शन ऑफ डाटा। नंबर दो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नंबर तीन, एनालिसिस ऑफ डाटा। और नंबर चार, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। डाटा इकट्ठा करना, उसको रिप्रेजेंट करना, डाटा को परखना और जो रिजल्ट आए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन या वजाहत करते हुए उनकी मदद से नतीजा अखज करना। ये मेन फंक्शन है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। इसमें जो पहले तीन टूल आपको नजर आ रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है और जो चौथा हिस्सा है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मेन टूल जो है स्टैटिस्टिक्स के आ गए। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? नंबर वन, स्टैटिस्टिक डील विद एग्रीगेट। ये अदादोशुमार के मजमूए को डील करेगी। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, स्टैट में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आलम चन्ना की हाइट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन स्टैट में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक सिंगल वैल्यू है। उसके बरक्स अगर हमारे पास नर्सरी के बच्चों की हाइट का डाटा है तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो एग्रीगेट है। दूसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक डील विद वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। जहां पर गैर यकीनी सूरत हाल और वेरिएबिलिटी यानी एक के मुकाबले में दूसरे में फर्क होगा, वहां पर स्टैटिस्टिक अप्लाई होगी। हमारे यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है। तो अगर ऐसा ना हो कि सारे ही जो ऑब्जेक्ट है एक जैसे हो जाए तो कोई भी वेरिएशन ना बचे, तो फिर स्टैट भी नहीं बचेगी। स्टैट तब तक अप्लाई होगी जब तक हमारे पास वेरिएशन है। जैसे हम देखते हैं जी, एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उन सब की एज, हाइट, वेट, कलर, हैबिट्स ये सारी डिफरेंट होती हैं। तो जब भी हम इनको स्टडी करना चाहेंगे किसी भी हवाले से तो वहां पर हम स्टैटिस्टिक की मदद लेंगे। क्वांटिटेटिव या क्वांटिटीज ओनली। जब हम स्टैट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम
वो चीजें लेंगे जिनको हम क्वांटिटेटिव तौर पर पढ़ सकें, यानी जिनको हम मेजर कर सकें या जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके या जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस देखी जा सके, उन चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। ऐसी चीज़ें जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, जिनको न्यूमेरिकली नहीं आप देख सकते, उसको आप स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप अपने वालिदैन से कितना प्यार करते हैं, इस चीज़ की कोई मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक आपने सेब खाया, उससे आपको कितना मज़ा आया, इस चीज़ की हमारे पास कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है। तो स्टैटिस्टिक इन चीज़ों को डील नहीं करती, सिर्फ उन चीज़ों को डील करती है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जा सके, या क्वालिटेटिव नेचर भी है तो उनको हम न्यूमेरिकल डाटा में रैंकिंग या स्कोरिंग की मदद से कन्वर्ट कर सकें। और ये जो स्टैट के लॉज हैं ये ऑन द एवरेज और लॉन्ग रन में ट्रू होते हैं, यानी इनके जो रिजल्ट्स हैं ये एट द स्पॉट ट्रू नहीं होंगे और लंबे अरसे के लिए ट्रू होंगे, और ज़रूरी नहीं है हर एक के ऊपर ही ये सही साबित हो। बाज़ दफ़ा इसमें गलती के चांसेस भी हैं और अमाउंट ऑफ एरर भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं जी कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 यानी 50%। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने 5 दफ़ा कॉइन टॉस की तो 5 के 5 दफ़ा ही टेल आ गए, हेड आया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि 50% चांस इसमें गलत है? तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम जवाब यूं देंगे कि अगर हम 100 दफ़ा कम से कम कॉइन टॉस करें यानी लॉन्ग रन में जाएं तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 50 दफ़ा हेड आएगा और 50 दफ़ा टेल आएगा। तो ये हमारी लिमिटेशंस हैं स्टैट के अंदर, जिसको हमें सामने रखना होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, जिसके अंदर हमने स्टैट की बेसिक डेफिनेशन, स्टैट की ब्रांचेस, स्टैट का ओरिजिन, एक आम आदमी के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, उन सब को डील किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।